जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की इस और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी राष्ट्र का स्वरूप। ये जो चैप्टर है इसका जो हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न का हल कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप नए हैं और पहली बार वीडियो पे आए दोस्तों, दोबारा आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज इसमें हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। और ये जो किताब है राजीव प्रकाशन से है और राजीव प्रकाशन का है। आज इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। आपका पहला प्रश्न है भूमि भूमि पर धर्म है। ये आपका क्या है? संकेत है, ठीक है ना। ये आपका संकेत है। फिर आपका दूसरा वाला है गद्यांश का शीर्षक, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण राघवाल। ये आपका क्या है? अभ्यास प्रश्न का हल है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। भूमि के प्रति, भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। दोस्तों आपका अगला है किस प्रकार की राष्ट्रीयता ने लेखक निर्मूल कहा। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती हैं, निर्मूल, वह राष्ट्रीयता निर्मूल होती है, ठीक है, वह निर्मूल होती हैं। आपका अगला है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं किसी देश के लेखक कहते हैं किसी देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जितना अधिक होगी उतना ही उस राष्ट्र के अन्य लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारी धरती माता संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता था। धरती माता स्वच्छ और सुंदरता एवं प्राकृतिक कारकों का उपयोग और महत्व को समझना हम सभी का आवश्यक कर्तव्य है। आपका अगला प्रश्न है भूमि का निर्माण किसने किया और यह कब से है। तो आपका आंसर होगा भूमि का निर्माण देवों ने किया। यह अनंत काल से है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जितना अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। दोस्तों अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं ना तो क्या होगा कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन याद हो जाएगा। आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा और ना ही समझने का जरूरत पड़ेगा, सीधे आपके दिमाग में घुस जाएगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे, प्रश्न सीधे रहेगा और प्रश्न की डायरेक्ट उत्तर रहेगा। किस किस सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जन और जन की संस्कृति एवं धरती, इन तीनों के मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। दोस्तों अगर आप इसी तरह से वीडियो डेली पढ़ना चाहते हैं तो अपना नुकसान मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है कि आप टॉप 10 में पहला रैंक लाएंगे। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जितना अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। संकेत है मातृभूमि पर पृथ्वी का पुत्र है। आपका दूसरा वाला प्रश्न है और इसका जो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण राघवाल। राष्ट्र की कल्पना कब करना असंभव होगा। जब पृथ्वी हो और जन ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव हो। मतलब जब पृथ्वी हो, धरती हो और जब संस्कृति भी हो और उसको चलाने के लिए लोग ही ना हो, इंसान ही ना हो, तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। आपका आंसर होगा पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों की ही वजह से ही पृथ्वी के लोग मातृभूमि की संज्ञा कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले लोग पृथ्वी को माता तथा स्वयं को पुत्र बताते हैं। धरती एक स्त्रीवाचक संज्ञा है ना, तो इसलिए धरती माता कहते हैं और उसी वजह से भारत को भी भारत माता कहते हैं। जबकि भारत जो है भरत के नाम से पड़ा और भरत जो थे पुरुष थे, लेकिन धरती जो है स्त्रीलिंग आती है ना, तो इसलिए भारत माता कहते हैं। तो अगला आपका है आपका अगला प्रश्न है गा वाला, तीसरा प्रश्न है जन का प्रवाह डॉट निर्माण करना होगा। आपका क्या है? संकेत है, ठीक है ना। आप संकेत सेम छाप लेंगे। और आपका अगला प्रश्न है जन का प्रवाह किस तरह होता है। जन का प्रवाह अनंत तरह से होता है। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण राघवाल। इसको आप संदर्भ भी बना सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भी है। ये आपको कब लिखना होगा? जब आपके एग्जाम में पूछेगा कि आप संदर्भ लिखें, तब आपको लिखना रहता है। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का विस्तार अनंत है।
हजारों सालों से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने पृथ्वी के साथ संतुलन स्थापित किया है। क्या है? संतुलन स्थापित किया है। लेखक कहते हैं जब तक सूर्य की किरणें प्रतिदिन इस संसार को अमृत रूपी प्रकाश से भरती रहेंगी तब तक इस देश में रहने वाले लोगों का जीवन अमर रहेगी। आपका अगला प्रश्न है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों प्रतिदिन प्रातः काल इस संसार को अमृत से भर देती हैं। आपका अगला प्रश्न है घाटों का निर्माण का क्या आशय है? घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। आपका इस तरह से भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लिखना है? घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के बल पर पद चिन्ह छोड़ना। घाटों मतलब ये शब्द ही है, चिन्ह का दूसरा नाम घाट है। ठीक है, यही आपको समझना पड़ेगा। सततवाही का आशय स्पष्ट कीजिए। सततवाही का अर्थ है सदा या हमेशा बहने वाला। आपका अगला है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। जन की सततवाही जीवन किस तरह है? जन की सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। आपका अगला है राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर रहेगा? राष्ट्रीय जन का जीवन तब तक अमर रहेगा जब तक सूर्य की किरणें आपके यहाँ लिख रहेगा, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? जन का प्रवाह से तात्पर्य लोगों को विस्तार से है। ठीक, आपका अगला है राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं? राष्ट्र निवासी जन सूर्य की किरणें के समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। आपका अगला है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है? उत्थान के घाटों का निर्माण कर्म और श्रम द्वारा होता है। जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया? जिस तरह नदी की प्रवाह लगातार चलता रहता है उस तरह जनजीवन भी लगातार गतिमान रहता है। तादात्म्य और अजर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तादात्म्य कई मतलब जो यूट्यूबर थी इस शब्द को सही पढ़ ही नहीं पाए हैं। तादात्म्य आधा ता है आधा माँ है, फिरिया में जाके पूरा हो गया है। तादात्म्य संतुलन, इसका अर्थ क्या है? संतुलन, अभिन्नता, अजर, क्षय रहित, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। ठीक है ना। आपका अगला प्रश्न है घा वाला है राष्ट्र। आप संकेत सेम छाप लेंगे। राष्ट्र का निर्भर है। ठीक है। पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम वासुदेव सररागवाल। आपका अगला है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अर्थात क्या है कि पृथ्वी हो और जन हो और जन को एक दूसरे के अपना जो संदेश है, विचारधारा है, इसको प्रस्तुत करने के लिए कोई संस्कृत हो ही नहीं तो भाई कैसे राष्ट्र की कल्पना किया जा सकता है? जब भाषा रहेगा, लैंग्वेज रहेगा, हिंदी भाषा रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, उर्दू, अरबी, फ्रांसीसी रहेगा, तभी तो समझा जा सकता है। राष्ट्र की वृद्धि कैसे असंभव है? संस्कृति के विकास और अद्भुत के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अब बताओ, संस्कृति हो लेकिन समझ ना हो तो क्या बताइए राष्ट्र की वृद्धि संभव है? अब भारत का एक छोटा सा आइलैंड है पश्चिम बंगाल के आगे, अंडमान और निकोबार द्वीप के सामने एक आइलैंड है, वहाँ संस्कृति है, लेकिन अगर इधर से कोई जाता है ना उसको मार के टपका देंगे। तो बताइए कैसे राष्ट्र का विकास संभव हो पाएगा? ज्ञान और प्रकाश के संयुक्त कर्म को क्या कहा गया है? ज्ञान और प्रकाश के संयुक्त कर्म को संस्कृति कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोगों के अंदर अगर संस्कृति का अभाव होता है तो उस राष्ट्र की कल्पना करना बिना सिर के शरीर की तरह है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का मस्तिष्क उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति को कहते हैं।
आपका अगला मतलब इसमें 2 जगह रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा था ना, तो दूसरा वाला रेखांकित अंश की व्याख्या है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि यदि राष्ट्र की भूमि तथा लोगों को उस राष्ट्र की संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो वह राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इस जीवन रूपी वृक्ष का फूल संस्कृति है, अर्थात जिस प्रकार वृक्ष की सुंदरता फूल से सुशोभित होता है वैसे ही जीवन रूपी सुंदरता संस्कृति से सुशोभित होता है। आपका अगला है संस्कृति का क्या तात्पर्य है। संस्कृति भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें जो राष्ट्रीय संस्कृति का दर्शन होता है, हमें जो राष्ट्रीय संस्कृति का दर्शन होता है। आपका अगला है आगे जो है इसका आंसर, जीवन के विकास युक्त ही संस्कृति कहलाती है। जीवन के विकास युक्त ही संस्कृति कहलाती है। लेखक ने क्यों कहा जीवन के संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। लेखक ने इसलिए कहता है क्योंकि जब लोगों की सभ्यता और संस्कृति अच्छी रहेगी तो लोग एक दूसरे की हितैषी में जाएंगे तथा सारी बुराइयां दूर कर देंगे, जिससे जीवन आनंदमय होगा। दोस्तों मैं किताब से लेकर के इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और आसान से आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो तो आप बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना नुकसान मत करिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं। जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों एक रूप राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। दोनों को एक रूपता भी लिख सकते हैं और बढ़ा चढ़ा करके एक रूपता को राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है। किसी राष्ट्र का लोप तभी होता है यदि भूमि को संस्कृति से अलग कर दिया जाए, तब राष्ट्र का लोप हो जाता है। अगला आपका है भूमि और जन के अतिरिक्त और क्या महत्वपूर्ण है। भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में संस्कृति का स्थान महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी अगर कोई लड़की थोड़ा सा आनी मुनी खेल दे तो आप तुरंत उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। यहाँ मैं इतनी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, कुछ तो सोचो समझो, एक बार तो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आपका अगला वाला प्रश्न है, घा वाला तो कंप्लीट हो गया, अब अंगा वाला है। असंकेत जो आप सेम छाप लेंगे, पृथ्वी की विशाल ... होना चाहिए। आपका संदर्भ है प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है। आपका प्रसंग है प्रस्तुत प्रसंग में किसी राष्ट्र के तीनों स्वरूप किसी राष्ट्र के तीनों स्वरूप भूमि जन संस्कृति इनमें से एक न रहने पर राष्ट्र का विकास किस तरह से असमर्थ रहेगा, इसका वर्णन लेखक ने किया है। ये आपका प्रसंग है। ये प्रसंग क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हर हाल में पूछता है भाई। ये चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, इसमें हर हाल में एक पहले पूछेगा तभी आगे बढ़ेगा, एक प्रश्न जरूर आएगा और वो कम से कम 6 से 8 नंबर तक का रहेगा, चाहे वो जीवन परिचय ही क्यों ना हो। जीवन परिचय भी रहेगा और एक प्रश्न भी रहेगा। जीवन परिचय वैसे पूछता है, हर बार पूछेगा। लेखक कहते हैं किसी जन को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग शुद्धि हमें कर लेनी चाहिए। अर्थात इसलिए जैसे कोई व्यक्ति हो और उसके शरीर का एक अंग ना हो तो वह चलने में असमर्थ रहेगा। इसलिए तो कहा गया है कि राष्ट्र के शरीर का एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा, ठीक है। राष्ट्र की प्रत्येक अंग की हमें क्यों शुद्धि लेनी चाहिए, अब आगे इसका आपका जवाब मिलेगा। आपका उत्तर है कि किसी जन को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ये आपका उत्तर हुए, इसलिए हमें प्रत्येक राष्ट्र के अंग की शुद्धि कर लेनी चाहिए, ठीक है। आपका एक छोटी एक मात्रा लगेगा। समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होनी चाहिए, ठीक है। होनी चाहिए वैसे किताब में जो होगा वैसे कोई दिक्कत इससे नहीं है, ओतप्रोत होनी चाहिए। ये सार्थक शब्द है। पृथ्वी की विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है, ठीक है।
समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार और किसी जन को छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। बात तो एकदम सही है। इसलिए समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से ओतप्रोत होनी चाहिए। ठीक है। आपका अगला है, इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त होता है? इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार माता के दृष्टि से प्राप्त होता है। बात तो एकदम सही बोले हैं लेखक। अच्छा, लेखक जो होते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताते हैं, जबकि वहीं कवि कुछ भी बोल के चले जाएंगे, गाना वाना गा देते हैं तो एकदम बेकार लगता है। दोस्तों आपका अगला है संकेत। संकेत में क्या है? जंगल में सुखदायी रूप है। ये आपका संकेत सेम छाप लेंगे। संदर्भ मैं बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक वासुदेव सड़ा अग्रवाल है। दोस्तों अगर आपकी किताब में पूछता है पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, तो पाठ का नाम, लेखक का नाम आप चाहो तो उस तरह से स्वयं बनाकर लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिखते हैं तो ज़्यादा, हिंदी में देखते हो ना कि ज़्यादा नंबर क्यों मिलते हैं, वो लोग दिमाग का यूज करते हैं, संदर्भ सीधे लिख देते हैं, और संदर्भ लिखने का मतलब फिर ज़्यादा नंबर आपको समझ जाएंगे कि पढ़ने लिखने वाले में से है, तो इसलिए ज़्यादा नंबर दे देते हैं। आपका प्रसंग है, प्रस्तुत गद्य में कवि ने राष्ट्र का स्वरूप कायम करने को और क्यों भेदभाव को त्यागने का वर्णन भली प्रकार किया है। ठीक है, यह है प्रसंग। प्रसंग जो है कम शब्दों में उस रीजन को व्यक्त करता है जो व्याख्या में बताई जाती है। ठीक है। जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? जंगल और राष्ट्रीय जन में यह समानता है कि इनमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। वहाँ कोई जाति पाति भेदभाव नहीं है, छुआछूत, जिसको पाएगा मार के खा जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? किससे की गई है? विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल एवं समुद्र से की गई है। आदम्य और अवरोधी शब्दार्थ बताइए। आदम्य का अर्थ प्रबल और अवरोधी का अर्थ है विरोध ना करने वाला। बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हेरिंग है और आपका व्याख्या है, राष्ट्र के स्वरूप को कायम रखने के लिए भाषा, धर्म, जाति इत्यादि पर भेदभाव कुरीतियों को बहिष्कार और त्याग कर देना चाहिए और समान रूप से समान स्थिति में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की भावना परिणाम स्वरूप किसी राष्ट्र को नागरिक को सुखद जीवन व्यतीत कराने में सफल होंगे। उदाहरण के लिए जैसे हिंदू मुस्लिम दो धर्म की जाति है, दोनों के बीच खूब असमानता है, लेकिन इन दोनों का मस्तिष्क का उपज से आज समानता और विविधता में एकता है। संकेत आपका मतलब अगला प्रश्न छा वाला है, धरती माता आवश्यक है। या आपका क्या संकेत आप सेम छाप लेंगे और संदर्भ जो है इसको सेम कॉपी कर लेंगे। प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता वासुदेव सड़ा अग्रवाल जी हैं। प्रसंग, आप प्रसंग हेरिंग डाल लेंगे और उसमें उस चीज़ को लिखेंगे जो व्याख्या में बताई गई है, उसे कम से कम शब्दों में व्यक्त करेंगे, वही आपका प्रसंग कहलाएगा। प्रस्तुत गद्य में कवि ने अमूल्य रत्न, खजाना और मूल्यवान वस्तुओं का जन्म का मार्मिक वर्णन किया है। ठीक है। अब जैसे कोयला, सोना, चांदी, अभ्रक, हीरा, ये सब कहाँ से निकलते हैं? प्रस्तुत गद्य में लेखक कहता है कि धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी की मूल्यवान वस्तु की विशाल कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अनेक मूल्यवान प्रकार के वस्तुओं को, अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम इस सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ती है। हजारों लाखों वर्षों से जब इस धरती का निर्माण हुआ, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पोषित होती रहती हैं। पृथ्वी की निचली सतह अभी भी
घर में है। धरती माता को वसुंधरा क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अपने घर में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली हैं। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? दिन रात की बहने वाली नदियाँ ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से यह पृथ्वी को देह को सजाया, हरियाली लाई। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? आर्थिक विकास के लिए जांच पड़ताल आवश्यक है। अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी पड़ी हैं? भाई आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक? बहुत अच्छे प्रश्न है। आर्थिक विकास के लिए जांच पड़ताल आवश्यक है। भाई अगर तुम किसी को भी जांच पड़ताल मतलब वर्तमान सरकार के ऊपर बोल दोगे ना, तुमको देशद्रोही बता देंगे। ऐसा मत करना। जांच पड़ताल का तो नाम मत लेना, नहीं देशद्रोही में चले जाओगे। और उसके बाद अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं? अमूल्य निधियाँ धरती माता के गर्भ अर्थात कोख में भरी है। आपका अगला प्रश्न है जा वाला। संकेत आप सेम छाप लेंगे, ठीक है। संदर्भ जो है इसको पढ़ लो। प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गंधखंड पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल है। प्रसंग आपका क्या है? प्रसंग प्रस्तुत गद्य में कवि ने बाह्य संस्कृति के अनेक रूप किस तरह से बधी हुई है इसका वर्णन किया है। आपका व्याख्या है। कवि कहते हैं कि हमारी बाह्य संस्कृति कवि कहते हैं कि हमारी बाह्य संस्कृति बाह्य के रूप से भले ही भिन्न हो, किंतु आंतरिक रूप से वह एक सूत्र में बंधी हुई है। आंतरिक रूप से वह एक सूत्र में बंधी हुई है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति को आत्मसम्मान करता है और उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करने को प्रसन्नचित होता है। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति को ग्रहण करने से प्रसन्नचित होता है। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति को व्यक्त करके प्रसन्नचित होता है। राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करता है? राष्ट्रीय जन साहित्य कला गीत अनेक रूपों में अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। प्रत्येक संस्कृति आनंदमय पक्ष में कौन सा आनंद के पक्ष में कौन सा भाव स्वीकार करता है? क्या है? भाव स्वीकार करता है। प्रत्येक संस्कृति आनंद के पक्ष में साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद इत्यादि भाव स्वीकार करता है। विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का अर्थ प्रत्येक संस्कृति को ग्रहण करना और आनंदित होना। आपका अगला है संकेत झा वाला का आप जो है सेम छाप ले। यह प्रमाण निरस्कार धर्म है। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। किस दृष्टि से भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है? भाई ये जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल थे ये एक क्या थे? पुरातत्व जनक थे। कोई हड़प्पा सभ्यता में काम कर रहे थे उस टाइम 1921 में। 1905 में पैदा हुए थे। 1921 में हड़प्पा सभ्यता में जो हुआ था खोज, दयाराम साहनी और उन लोगों के बीच काम कर रहे थे। किस दृष्टि भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है? प्रमाण भाव ही भूमि और जन की दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य को कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है? यह प्रमाण भाव ही है। भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य अधिकारों का उदय होता है। जैसे मान लो कौन सा एक संगठन का नाम बताइए। एक संगठन का नाम हो जाएगा ICO, इस मतलब आसियान हो जाएगा, और एक और कोई नाम है यूरोपियन संगठन हो जाएगा। उधर तमाम संगठन हैं। दक्षिण के 8 देश। किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? जो जन पृथ्वी के
जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? आपका प्रश्न अगला है, पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यहाँ तो इसी मिट्टी पे खेत से फसल उगाएंगे और फसल को उगा करके उसी सड़क किनारे जाएंगे और प्रोटीन हक देंगे। यही इनका मतलब माता और पुत्र के प्रति स्वभाव है हमारे इस भारत में, खास करके यूपी बिहार। संकेत, माता अपने सब पुत्रों, आपको संकेत सेम छाप लेना, ठीक है ना। और संदर्भ पूर्वानुसार, जैसे कि पहले कई बार जो लिखाया गया है ठीक उसी प्रकार लिखना है। और प्रसंग मैं बता देता हूँ। प्रस्तुत पद में लेखक ने पृथ्वी के विस्तार का मार्मिक वर्णन किया है। आप विस्तार किस तरह से व्याख्या बताएगा। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले अनंत लोग हैं, जैसे नगर, शहर, जनपद, गांव, जंगल, पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। अच्छी बात है, ठीक है। माता अपने सब पुत्रों को किस प्रकार से भाव चाहती है? माता अपने सब पुत्रों से किस भाव से चाहती है? माता अपने सब पुत्रों से समान भाव से चाहती है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध क्यों हमें लेनी चाहिए? क्योंकि राष्ट्र सभी अंगों को साथ लेकर चलना अनिवार्य है। राष्ट्र के सभी अंगों को साथ लेकर के चलना अनिवार्य है। ये कहो कि पेड़ काट डालो पेड़ ना लगाओ तो ये गलत बात है। किसी को छोड़ने पर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें शुद्ध कर लेनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र के सभी अंगों के साथ लेकर के चलना अनिवार्य है। किसी को छोड़ने पर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए राष्ट्र की प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें करनी चाहिए। आपका अगला है, सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सौहार्द का अर्थ सच्चे हृदय वाला, प्रांगण का अर्थ मैदान या क्षेत्र, पुत्र से समान भाव कौन रखती है? पुत्र से समान भाव माता रखती है। समान अधिकार का भागी कौन होता है? समान अधिकार का भागी समाज में बसने वाले व्यक्ति ऊंच नीच सब होते हैं। यहाँ तो भाई ऊंच नीच, जो नीच है वो कहेगा हम नीच हैं, हम चमक धमक पहनेंगे, और जो ऊपर वाला है कहेंगे है इसका कपड़ा ऐसा होता है। यहाँ सब मतलब भाव से एकदम भरे हुए हैं, घमंड और एटीट्यूड में। भाई भारत सब संभव है। पृथ्वी पर विस्तार किसका अनंत है? पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो, अर्थात असीमित। जनपद का अर्थ है जिला। अब जिला है, अब जो क्या था उसमें, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का कमेंट करके नाम मुझे बताओ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आपका बनेगा जैनेंद्र कुमार का। अगर आप चाहते मैं इसका बनाऊं तो बस आप कमेंट कीजिए।